मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बही खाता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह जो प्रश्न होंगे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? विकल्प है 1393, 1450, 1594 और लास्ट है 1494। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1494। इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज नामक जो पुस्तक थी ये लुकास पैसियोली द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक में दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित तथ्यों का वर्णन किया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन इटली के वेनिस नगर में हुआ था। लुकास पैसियोली को ही दोहरा लेखा प्रणाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, महाजनी बही खाता प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोहरा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। तो महाजनी बही खाता प्रणाली जो है भारतीय बही खाता प्रणाली से संबंधित है। भारतीय बही खाता प्रणाली भारत की विभिन्न भाषाओं में लिखी जाने वाली प्रणाली है, जिसका ज़्यादातर प्रयोग भारत में साहूकार एवं महाजनों द्वारा ही किया जाता था। इस वजह से इसका नाम महाजनी बही खाता प्रणाली भी हो गया था। तीसरा प्रश्न है, व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, यह किस अवधारणा के तहत माना जाता है? ठीक है, पहला विकल्प है मौद्रिक माप अवधारणा के अनुसार, दूसरा है पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार, तीसरा है लागत अवधारणा के अनुसार और चौथा है द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार। तो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय का लेनदार जो माना जाता है वह पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार, यानी जो व्यवसायी होता है वह व्यवसाय से पृथक माना जाता है। उसकी पूंजी, उसका जो आहरण होता है वह व्यवसाय से अलग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रय वापसी को और किस नाम से जाना जाता है? क्रय वापसी क्या होता है? जब हम माल खरीदते हैं तो उस माल को लाने में रास्ते में कुछ टूट जाता है, फूट जाता है, या ऑर्डर से अधिक माल आ गया, या कुछ क्वालिटी उसकी ख़राब है, इस वजह से हम खरीदे हुए माल को वापस करते हैं। तो जब खरीदे हुए माल को वापस करते हैं तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है बाह्य वापसी, दूसरा है आंतरिक वापसी, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रय वापसी जो है इसको हम लोग बाह्य वापसी के नाम से जानते हैं। आंतरिक वापसी जो होता है उसका संबंध विक्रय वापसी से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए एक उत्पादक द्वारा लेखांकन के कौन से स्वरूप को अपनाया जाता है? इसको देखते हैं, वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए एक उत्पादक द्वारा लेखांकन के कौन से स्वरूप को अपनाया जाता है? ऑप्शन ए है कर लेखांकन, ऑप्शन बी लागत लेखांकन, ऑप्शन सी वित्तीय लेखांकन और ऑप्शन डी सामाजिक लेखांकन। तो जब कभी भी उत्पादक किसी वस्तु की उत्पादन लागत को ज्ञात करना चाहता है तो उसके लिए उसको लागत लेखांकन को अपनाना पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं, स्मरण बही को और किस नाम से जाना जाता है? स्मरण बही यानी मेमोरेंडम बुक। पहला ऑप्शन है वेस्ट बुक या रद्दी बुक, बी है रफ बुक, सी है याददाश्त की बही और डी है उपरोक्त सभी। तो स्मरण बही को हम वेस्ट बुक भी कहते हैं, रफ बुक भी कहते हैं और याददाश्त की बही भी या मेमोरेंडम बुक भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा। स्मरण बही को हम प्रारंभिक लेखे की बहियों में सम्मिलित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यह एक प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बही है। स्मरण बही का प्रयोग जो है बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान करते हैं, जहां हजारों की संख्या में सौदे होते हैं।
स्मरण बही का मुख्य उद्देश्य होता है शब्दों को याद रखने के दृष्टिकोण से लिखा जाए। तो जो शब्दों को याद रखने के दृष्टिकोण से जिस बही में लेखा किया जाता है उसे हम लोग याददाश्त की बही या स्मरण बही भी कहते हैं। 7वां प्रश्न है, कौन सी छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता? व्यापारिक छूट, बी नकद छूट, सी विशेष छूट, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते ही हैं छूट 3 प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड स्पेशल डिस्काउंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यापारिक छूट, कौन सी छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक छूट। चूँकि व्यापारिक छूट जब व्यापारी देता है तो उसका लेखा अलग से पुस्तकों में नहीं करता है, वह क्या करता है, माल की राशि में से व्यापारिक छूट की राशि को घटा करके ही एंट्री करता है। अलग से उसके लिए डिस्काउंट नाम का कोई लेखा नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो कैश डिस्काउंट है और स्पेशल डिस्काउंट, इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा व्यापारिक छूट। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे सहायक पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है रोकड़ बही, ऑप्शन बी क्रय बही, ऑप्शन सी रोजनामचा विशेष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कैश बुक, परचेजेस बुक, जर्नल प्रॉपर और नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा वाला विकल्प सही होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए जो रोजनामचे का सहायक बहियों या हम जो कहते हैं कि विशेष जो बहियाँ होती हैं, जब हम जर्नल के भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको हम 8 भागों में बांटते हैं, यानी क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र, रोकड़ बही और मुख्य जनरल। तो उपरोक्त जो तीनों विकल्प हैं वो सहायक पुस्तकों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों विकल्प सहायक पुस्तकों में सम्मिलित किए जाते हैं। 9वां प्रश्न है, मुख्य रोजनामचा में सम्मिलित किया जाता है, यानी जर्नल प्रॉपर की बात कर रहा है। प्रारंभिक लेखे, अंतिम लेखे, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर है मुख्य रोजनामचा में सम्मिलित किया जाता है। मुख्य रोजनामचा में हम प्रारंभिक लेखों को भी सम्मिलित करते हैं, अंतिम लेखों को भी सम्मिलित करते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो इसका उत्तर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। क्योंकि जो जर्नल की सहायक बहियाँ होती हैं उसमें 8 बही होती है, और जिन 7 बहियों में जिसका लेखा नहीं होता उनको हम जर्नल प्रॉपर यानी मुख्य रोजनामचा में उसका एंट्री हम करते हैं। 10वां प्रश्न है, रोकड़ पुस्तक में शामिल होता है रोकड़ की सभी प्राप्ति एवं भुगतान, केवल सभी प्राप्तियां, केवल सभी भुगतान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कैश बुक होता है उसमें जितनी भी नकद ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब का लेखा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोकड़ की सभी प्राप्ति एवं भुगतान। अगला प्रश्न है, विपरीत प्रविष्टियां किस रोकड़ बही में की जाती है? ऑप्शन ए साधारण रोकड़ बही, ऑप्शन बी लघु रोकड़ बही, ऑप्शन सी 2 खाने वाली रोकड़ बही और ऑप्शन डी 3 खाने वाली रोकड़ बही। देखिए जो रोकड़ बही होता है वह 4 प्रकार का होता है, यानी उसके टाइप्स कहें तो 4 टाइप्स होता है। साधारण रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही, 3 खाने वाली रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही, यानी 4 प्रकार होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि विपरीत प्रविष्टियाँ यानी कंट्रा एंट्री जो होता है वो किस रोकड़ बही में होता है। तो ये जो कंट्रा एंट्री होती है ये 3 खाने वाली रोकड़ बही में होती है, अर्थात जिसमें रोकड़ का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है और छूट का कॉलम होता है। तो जो तीनों कॉलम होते हैं 3 खाने वाली रोकड़ बही होती है उसमें विपरीत प्रविष्टियाँ की जाती हैं। विपरीत प्रविष्टियाँ वह प्रविष्टियाँ होती हैं जो रोकड़ और बैंक दोनों से रिलेटेड होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 खानों वाली रोकड़ बही। 12वां प्रश्न है, अग्रदाय प्रणाली का संबंध है इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है, कैश बुक से, पेटी कैश बुक से, परचेज बुक से और सेल्स बुक से।
तो अग्रदाय प्रणाली का संबंध जो है लघु रोकड़ बही से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु रोकड़ बही। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, रोकड़ बही का सदैव शेष होता है, यानी कैश बुक का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो रोकड़ बही है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ऋणी शेष। ठीक है, जो रोकड़ बही है उसका सदैव डेबिट शेष होता है। रोकड़ बही का शेष जो है 0 हो सकता है, लेकिन क्रेडिट शेष कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रोकड़ बही का शेष सदैव जो है डेबिट होता है। आगे चलते हैं। पूंजी खाते का सदैव शेष होता है। पूंजी खाता जो व्यवसाय प्रारंभ करता है तो कुछ कैश और कुछ माल या संपत्ति लेकर के आता है, तो उसे हम व्यवसाय की पूंजी मानते हैं। पूंजी में जो है वर्ष के अंत में जो लाभ होता है उससे पूंजी में वृद्धि भी होती है। तो पूंजी का जो शेष होता है वह सदैव क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, उपरोक्त दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो पूंजी का जो शेष होता है वो सदैव क्रेडिट होता है। पूंजी का शेष डेबिट नहीं हो सकता है, सदैव क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो साझेदारी खाते होते हैं उनमें पूंजी को 2 प्रकार से रखा जाता है, यानी स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। तो जो परिवर्तनशील पूंजी होती है उसमें पूंजी खाते के अलावा जो स्थायी पूंजी होती है उसमें पूंजी खाते के अलावा एक चालू खाता भी होता है। तो जो चालू खाते का शेष होता है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, रोकड़ बही कैसी बही है? सहायक बही, प्रधान बही, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कैश बुक कैसी बही है? यानी सहायक बही है या प्रधान बही है या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ बही देखिए ये सहायक बही भी मानी जाती है और प्रधान बही भी मानी जाती है। सहायक बही इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह सहायक बही में एक बही है। प्रधान बही इसलिए है क्योंकि रोकड़ बही बना लेने के बाद व्यापारी को अलग से खाता बही में कैश बुक खोलना या कैश अकाउंट खोलना आवश्यक नहीं रह जाता। तो यानी यूँ कहें कि रोकड़ बही सहायक भी बही भी है और प्रधान बही भी है। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा वो सी होगा, उपरोक्त दोनों। यानी रोकड़ बही कैसी बही है? तो सहायक भी है और प्रधान भी है। 16वां प्रश्न है, रोकड़ बही के बैंक खाने का अधिविकर्ष प्रदर्शित करता है। रोकड़ बही के बैंक खाना, अभी इसके पहले भी प्रश्न आया था कि रोकड़ बही में जो विपरीत प्रविष्टियाँ होती हैं वह किस प्रकार के रोकड़ बही में की जाती हैं। तो उसमें मैंने बताया था 3 खाने वाली रोकड़ बही। तो यहाँ उसी की चर्चा कर रहा है कि रोकड़ बही की जो बैंक खाने का शेष होता है अधिविकर्ष प्रदर्शित करता है, उसका क्या संबंध है? पहला ऑप्शन है ग्राहक की बैंक में जमा राशि, दूसरा है ग्राहक द्वारा बैंक से निकाली गई राशि, तीसरा है बैंक का धनी शेष, चौथा है बैंक का ऋणी शेष। तो यहाँ देखिए जो बैंक खाने का रोकड़ बही के बैंक खाने का अधिविकर्ष होता है वो जो होता है बैंक का धनी शेष होता है, यानी बैंक खाते का धनी शेष। रोकड़ बही में जो बैंक का कॉलम होता है उसका वो धनी शेष होता है। प्रश्न संख्या 17, क्रय बही में प्रविष्टि की जाती है। माल के नकद खरीद की, माल के उधार खरीद की, माल के नकद व उधार खरीद की, संपत्तियों के उधार खरीद की। देखिए क्रय बही में होता क्या है, माल के समस्त उधारों का लेखा किया जाता है। तो इस हिसाब से जो इस प्रश्न का उत्तर होगा माल के उधार खरीद की, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माल के नकद खरीद की प्रविष्टि क्रय बही में हम नहीं करते हैं, उसको हम रोकड़ बही में कर देंगे। माल के नकद व उधार खरीद, यानी जो नकद खरीद होगा वो रोकड़ बही में और जो उधार खरीद होगा वो क्रय बही में किया जाए। संपत्तियों के उधार खरीद की एंट्री जो होगी वो मुख्य रोजनामचा यानी प्रॉपर जर्नल में की जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है,
प्रारंभिक प्रविष्टियों में शामिल किया जाता है। व्यापारिक खाते की मदों को, स्थिति विवरण की मदों को, तलपट की मदों को, लाभ हानि खाता की मदों को। प्रारंभिक प्रविष्टियाँ यानी ओपनिंग एंट्री, जब वर्ष के प्रारंभ में हमको प्रारंभिक प्रविष्टियाँ जो करते हैं उससे हम लोग प्रारंभिक प्रविष्टि करते हैं। तो जो वर्ष के प्रारंभ में एंट्री की जाती है वह किससे की जाती है? व्यापारिक खाते की मदद से, स्थिति विवरण की मदद से, तलपट की मदद से या लाभ हानि खातों की मदद से। तो यहाँ पर जो हम एंट्री करते हैं वो स्थिति विवरण की जो मद होता है, जो शेष होता है, उसी के आधार पर ओपनिंग एंट्री की जाती है। यहाँ पर व्यापारिक खाता, तलपट और लाभ हानि खाते की मदों का प्रविष्टि नहीं किया जाता, केवल और केवल स्थिति विवरण की मदों को ही प्रारंभिक प्रविष्टियों में सम्मिलित किया जाता है। 19वां प्रश्न है, फर्नीचर की उधार खरीद किस पुस्तक में दर्शाई जाएगी? क्रय बही, रोकड़ बही, मुख्य जनरल, इनमें से कोई नहीं। फर्नीचर की उधार खरीद यानी संपत्ति की उधार खरीद, यदि संपत्ति की नकद खरीद होती तो ये रोकड़ बही में जाता। संपत्ति की यहाँ पर उधार खरीद है तो यह मुख्य जनरल में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यही माल का उधार क्रय होता तब तो हम इसको क्रय बही में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ माल नहीं है, फर्नीचर है, इसलिए इसको हम कहाँ ले जाएंगे? मुख्य जर्नल में। 20वां आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि सोहन फर्नीचर का व्यापारी है तो फर्नीचर की उधार खरीद को किस पुस्तक में लिखा जाएगा? एक व्यवसायी सोहन है जो फर्नीचर का व्यापारी है, तो फर्नीचर की उधार खरीद को किस पुस्तक में लिखा जाएगा? क्रय बही में, रोकड़ बही में, मुख्य जनरल में, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फर्नीचर है, इसके पहले भी फर्नीचर था, लेकिन वहाँ पे जो है फर्नीचर संपत्ति था, लेकिन यहाँ सोहन फर्नीचर का व्यापारी है, तो फर्नीचर जो है सोहन के लिए माल है, न कि संपत्ति है, और माल का जब उधार क्रय होगा तो उसे हम क्रय बही में लिखेंगे। यदि फर्नीचर जो है माल न होकर के संपत्ति होगा तो उसे हम मुख्य जनरल में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि वही फर्नीचर का नकद खरीद करता है तो वो रोकड़ बही में लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो यदि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र हैं तो ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।